कारोबारी हैं दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा टंडन। इन्होंने लव ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि 4 सालों तक दीपक टंडन और डिप्टी एसपी कल्पना वर्मा के बीच नजदीकियां रहीं। इस दौरान डीएसपी पैसों की मांग करती रही और प्रेम प्रसंग में पड़े दीपक ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए डीएसपी कल्पना पर लुटा दिए। अब जब दीपक को एहसास हुआ कि डीएसपी कल्पना सिर्फ उनका इस्तेमाल कर उनके पैसों पर ऐश कर रही हैं, तो दीपक ने अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश की। आरोप है कि इस पर डीएसपी मैडम ने फर्जी केस में फंसाकर दीपक को जेल भेजने की धमकी दे दी। क्या है मैडम डीएसपी का ये मायाजाल? जानने के लिए न्यूज इंडिया की ये पूरी रिपोर्ट आ रही है। डीएसपी कल्पना वर्मा पर लगा लव ट्रैप का आरोप। छत्तीसगढ़ की डीएसपी पर करोड़ों की ठगी का आरोप। महिला डीएसपी के प्यार में फंसा रायपुर का कारोबारी। पीड़ित बोला करोड़ों की महंगी कार, ज्वेलरी ली, फिर ब्लैकमेल का खेल। कारोबारी डीएसपी के चैट के स्क्रीनशॉट वायरल। यह हैं छत्तीसगढ़ पुलिस की डिप्टी एसपी कल्पना वर्मा, जो दंतेवाड़ा में पोस्टेड हैं। इन पर प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे हैं। रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कारोबारी टंडन का दावा है कि डिप्टी एसपी ने पहले उन्हें लव ट्रैप में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए और महंगी गाड़ियां लेकर ब्लैकमेल करने लगी। व्यापारी दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा की शादी साल 2011 में हुई थी। अब दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि दीपक और डिप्टी एसपी कल्पना के 4 साल के संबंध के दौरान 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ली गई। कई बार और पैसों का दबाव भी बनाया गया। दीपक टंडन ने दावा किया कि साल 2021 में उनकी मुलाकात डिप्टी एसपी कल्पना से हुई और गुजरते वक्त के साथ संबंध गहराते गए। आरोप है कि इस रिश्ते के दौरान लगातार पैसों की मांग की जाती रही। वो अब तक 2 करोड़ से ज्यादा की रकम डिप्टी एसपी को दे चुके हैं। 12 लाख की डायमंड की रिंग दी, 5 लाख की गोल्ड चेन और टॉप्स दिए, 1 लाख रुपए का ब्रेसलेट दिया। कारोबारी का कहना है कि पैसों का दबाव इस स्तर तक पहुंच गया कि एटमॉस्फेरिया होटल को डीएसपी के भाई के नाम रजिस्टर करा दिया गया। बाद में कल्पना ने 30 लाख रुपए लगाकर इसे अपने नाम कर लिया। आरोप है कि दीपक की पत्नी बरखा के नाम पर मौजूद 22 लाख रुपए की कार भी कल्पना वर्मा ने अपने कब्जे में ले ली। दीपक टंडन का दावा है कि रिश्ते बिगड़ने के बाद डीएसपी कल्पना वर्मा उन्हें ब्लैकमेल करने लगी। कारोबारी पति पत्नी का कहना है कि व्हाट्सएप चैट के सबूत सहित थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इन चैट्स में दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। कारोबारी दीपक टंडन इस चैट में लिखते हैं, मेरे आप हो, पैसा नहीं जी, आपकी तकलीफ देख नहीं पाता हूं। जिसके जवाब में डिप्टी एसपी मैडम कहती हैं, तो कर दो ना हेल्प, अभी डबल रिटर्न करूंगी, प्रॉमिस। जिसके जवाब में कारोबारी दीपक टंडन कहते हैं, नहीं यार, आपसे कभी नहीं लूंगा, सिर्फ दूंगा यार आपको। हालांकि इन चैट्स की जांच अभी बाकी है। वहीं डिप्टी एसपी कल्पना वर्मा का कहना है कि ये सारे आरोप झूठे हैं, ये मुझे बदनाम करने की साजिश है, मैं किसी भी जांच को तैयार हूं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने ठोस दस्तावेज और डिजिटल सबूतों के बाद भी डिप्टी एसपी कल्पना वर्मा पर न तो जांच बिठाई गई और न ही उनका सस्पेंशन हुआ। आखिर क्यों? ये खुलासा होना बेहद जरूरी है कि क्या डिप्टी एसपी कल्पना वर्मा ने महंगे उपहार लेने के लिए सरकार या अपने विभाग से अनुमति ली थी? प्रदेश के डीजीपी को खुद सामने आकर बताना चाहिए। चर्चा तो ये भी है कि दीपक टंडन कोई पहला पीड़ित नहीं है। डिप्टी एसपी कल्पना वर्मा के हुस्न के जाल में फंसाकर लूटे गए कई और नामों की भी लिस्ट है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि कल्पना वर्मा का शिकार एक डीएफओ भी बना, जिसने 2021 में इस महिला के बहकावे में आकर अपनी पत्नी से तलाक तक ले लिया था। अब व्यापारी दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा ने कल्पना की पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर चौतरफा घिरते हुए दिख रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मथुरा के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर की याचिका पर मथुरा कोर्ट की ओर से एक्शन लिया गया। अब 1 जनवरी को वादी के इस मामले में बयान दर्ज होंगे और इसके बाद अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर उन्हें अदालत के सामने सफाई देनी होगी। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ ये एक्शन तब हुआ जब वो बार बार महिलाओं के चरित्र पर सवाल खड़े करते रहे, लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर विवादित बयान देते रहे। लेकिन अब उनके बिगड़े बोल का हिसाब अदालत में होगा। लेकिन सवाल है कि क्या परिवाद दर्ज होने के बाद अनिरुद्धाचार्य की जुबान पर लगाम लग पाएगी? क्या अब
अनिरुद्धाचार्य को अकलाएगी? अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। इस पर डिबेट चल रही है कि अनिरुद्धाचार्य ने वैश्या को वैश्या क्यों कहा। वैश्या को वैश्या ना कहें तो पूछे न्यूज वालों से कि क्या कहें। तुम्हारी बहन बेटियों को कपड़ा पहनने कह दिए तो बेशर्म हो गए, तो तुम अपने हाथ से उतार लो। पहले कपड़े उतारने पे महाभारत होते थे और आज कपड़े पहनने का कहो तो महाभारत है। महिलाओं को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बिगड़े बोल का यह महज नमूना था। महिलाओं के लिए महाराज की सोच क्या है, यह सिर्फ उनकी एक बानगी थी। लेकिन अनिरुद्धाचार्य की सोच और बार बार महिलाओं के प्रति उनके बिगड़े बोल महाराज की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। महिलाओं पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मथुरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने उनके खिलाफ परिवाद दर्ज कर लिया है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ यह मुकदमा अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा ठाकुर ने दर्ज कराया है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मीरा राठौर ने थाने में शिकायत दी थी। हालांकि केस दर्ज नहीं हुआ। इस पर उन्होंने एसएसपी मथुरा और जिला अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन जब कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आखिर में मथुरा न्यायालय में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ वाद दाखिल किया गया। मीरा राठौर के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने लंबी बहस की। इसके बाद अदालत ने परिवाद को सुनने के लिए 1 जनवरी 2026 की डेट दी है। अब मीरा राठौर ने मांग की है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उन्हें जेल भेजा जाए। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं जो हमेशा बहन बेटियों के मामले में गलत बोलते रहते हैं, तो मैंने उनके लिए एक तहरीर दी थी वृंदावन थाने में, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके मामले में हम कोर्ट चले गए, तो कोर्ट में मैंने मुकदमा दाखिल किया था। तो उसके मामले में तो आज ऐसा आ गया कि शायद समय तो उनने कोर्ट में संज्ञान लिया गया है कि मुकदमा हो सकता है, मगर 1 जनवरी 1 तारीख दे दी गई है। तो आगे देखते हैं क्या होगा। मीरा राठौर की शिकायत पर परिवाद दर्ज होने के बाद अनिरुद्धाचार्य का हिसाब किताब अदालत की चौखट पर होगा। महिलाओं को लेकर बिगड़े बोल पर कथावाचक को जवाब देना होगा। लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयानों से विवाद खड़ा कर दिया हो, बल्कि विवाद से तो उनका चोली दामन का नाता रहा है। अनिरुद्धाचार्य ने माता सीता और द्रौपदी पर विवादित टिप्पणी की थी। अनिरुद्धाचार्य ने महर्षि वाल्मीकि के संत बनने के पूर्व के जीवन पर भी विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। अनिरुद्धाचार्य ने एक बार भगवान शिव को कृष्ण का साला बता दिया था, जिससे संत समाज नाराज हो गया था। इसके अलावा दिसंबर 2022 में जयपुर में एक प्रवचन के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों पर विवादित टिप्पणी कर डाली। बेटियों को संस्कार दो, चरित्र का संस्कार दो। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। महिलाओं को लेकर अनिरुद्धाचार्य के ऐसे बोल पर उनका काफी विरोध हुआ था। हाल ही में उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र पर अपनी राय रखी तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ था। महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर अनिरुद्धाचार्य का विरोध किया था और अब तो उन्हें कानूनी दांवपेच का भी सामना करना होगा। लेकिन सवाल है, क्या परिवाद दर्ज होने के बाद अनिरुद्धाचार्य का महिला विरोधी प्रपंच खत्म होगा? क्या महिलाओं को लेकर अनिरुद्धाचार्य की जुबान पर लगाम लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अमेरिका में हादसे की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने एकदम से दहला कर रख दिया। फ्लोरिडा में बीच सड़क पर चलती कार पर एक प्लेन लैंड हो गया और जिसने भी इस तस्वीर को, इस वीडियो को देखा, उसका दिल दहल गया। दरअसल ट्रैफिक में कार चल रही थी और इसी बीच आसमान से अचानक एक विमान नीचे की ओर गिरता हुआ नजर आया और इसके कुछ ही सेकंड बाद जो हुआ उसका वीडियो आप देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देख पाएंगे वीडियो आपको दहशत से भर देगा। आप भी देखेंगे इस वीडियो को तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि गाड़ी की छत पर प्लेन आकर लैंड कर जाता है, गिर जाता है।
इस फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि गाड़ी बीच सड़क पर जा रही थी। इसी बीच आसमान से एक छोटा प्राइवेट विमान तेजी से नीचे की ओर आता है। पायलट विमान पर शायद कंट्रोल खो देता है। इस विमान को देखकर ऐसा ही लग रहा है। उसकी ओर से कोशिश होती है लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता और फिर विमान एक कार पर लैंड कर जाता है। कार एक 57 साल की महिला चला रही थी जिसकी इस हादसे में मौत हो गई है। हैरानी की बात यह है कि विमान का पायलट इस भयानक दुर्घटना में पूरी तरह से सुरक्षित बच गया। लेकिन आप सोचिए कि उस वक्त जो लोग उस हाईवे से गुजर रहे होंगे, सफर कर रहे होंगे, उनकी क्या हालत हुई होगी जब उन्होंने अपने सर के ऊपर एक विमान को उड़ान भरते हुए देखा। विमान धीरे धीरे अपनी जो हाइट थी उसको लूज कर रहा था और वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये विमान ठीक तरीके से लैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन अचानक से ये विमान एक कार के ऊपर लैंड करता है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण इस पूरे हादसे में ये रहा कि जो महिला कार चला रही थी, जिसकी बाद में पहचान की गई 57 साल की एक महिला के तौर पर, इस महिला की मौत हो गई इस हादसे में। और इस हादसे में विमान का पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित बच गया। लेकिन इस हादसे की तस्वीरों ने रोंगटे उड़ा कर रख दिए। ये जो आप विमान देख रहे हैं, ये छोटे विमान होते हैं जो कि फॉरेन में अक्सर इस तरह के विमानों का इस्तेमाल छोटे ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह अगर 2, 4, 5 लोग जा रहे होते हैं उनके लिए किया जाता है, या फिर फ्लाइट की ट्रेनिंग के लिए कोई विमान उड़ाना अगर सीख रहा है तो उस ट्रेनिंग में भी इस तरह के विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि संभवतः जो पायलट इस विमान को उड़ा रहा था उसका नियंत्रण विमान से खो गया। वो सेफ लैंडिंग का पैसेज ढूंढ रहा था। जब उसे कुछ नजर नहीं आया, विमान उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो बीच हाईवे पर ये प्लेन लैंड होने ही वाला था कि अचानक से कार की छत पर यह प्लेन लैंड हो जाता है। और इस हादसे में जो महिला कार चला रही थी, क्योंकि विमान आप देखेंगे छोटा है लेकिन अच्छा खासा वजन होता है, तो यकीनी तौर पर जब ये विमान किसी कार की छत पर लैंड करेगा तो क्या हाल होगा उस कार का और उसके अंदर बैठे शख्स का, वो साफ तौर पर क्लियर हो जाता है। इस हादसे में उस महिला की मौत हो गई जो कार को ड्राइव कर रही थी, और विमान का पायलट सुरक्षित बच गया। सऊदी अरब का नाम सुनते ही आपके जहन में यकीनन जो तपता हुआ रेगिस्तान है, इस तरह की तस्वीरें उभर कर आती हैं। लेकिन आज इसी रेगिस्तानी इलाके में बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। सऊदी अरब के जेद्दा, मक्का और आसपास के इलाकों में सैलाब नुमा कयामत आई हुई है। जेद्दा, मक्का और कई पास के इलाकों में इतनी जबरदस्त बारिश हुई है कि सड़कें चंद मिनटों में तालाब में तब्दील हो गई। रेगिस्तान लबालब पानी से भर गया। तूफान के बाद सऊदी अरब का क्या हाल है, ये रिपोर्ट आप। मक्का में टूट पड़ा बादलों का कहर। सैलाब से झील बनी जेद्दा और मक्का की सड़कें। बारिश से सऊदी के रेगिस्तान में कयामत ही कयामत। सऊदी अरब के जेद्दा, मक्का और आसपास के इलाकों में सैलाब आ गया। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। दरअसल सऊदी अरब का नाम सुनते ही तपता रेगिस्तान दिखाई देने लगता है, लेकिन इसी रेगिस्तान में अब बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। जेद्दा, मक्का और कई आसपास के इलाकों में इतनी जोरदार बारिश हुई कि मिनटों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। हालात ऐसे बने कि मंगलवार सुबह से ही बादल छा गए और दोपहर तक कई इलाकों में तूफान के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। पहले लोग बारिश का लुत्फ लेने पार्कों और ओपन एरिया में घुसे, लेकिन कुछ ही देर में हालात बिगड़ने लगे। तूफानी हवाओं ने सभी को झकझोर कर रख दिया। धीरे धीरे पानी भरने लगा। कई जगह सड़कें बंद करनी पड़ी। प्रशासन ने लोगों को खासतौर पर निचले इलाकों और वादियों के पास जाने से मना कर दिया। इससे पहले सऊदी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि मक्का, जेद्दा, रबीक, खुलाइस, बहरा और कई दूसरे इलाकों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि, तेज हवाएं और अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा है। चेतावनी के मुताबिक बारिश रात 1 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच सबसे तेज रहने वाली थी। हुआ भी वही। कई इलाकों में बिजली चली गई, पानी भर गया और ट्रैफिक व्यवस्था ठप पड़ गई। बारिश के चलते जेद्दा में चल रहे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को भी रोक देना पड़ा। जब बारिश शुरू हुई, निर्देशक डेरेन एरोनोफ्स्की मंच पर थे। बाहर तेज गर्जना होने लगी और फेस्टिवल के सभी इवेंट्स बंद कर दिए गए। हॉलीवुड एक्टर रिज अहमद का सेशन भी रद्द कर देना पड़ा।
2009 और 2011 में भी ऐसे ही बारिश शहर में जानलेवा बाढ़ देकर आई थी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम अभी खत्म नहीं हुआ है। बुधवार और गुरुवार को भी अगले 2 दिन भी मदीना, तबुक, अल-जौफ, उत्तरी सीमावर्ती इलाकों और पूर्वी प्रदेश तक बारिश फैल सकती है। कई जगह ओले और धूल भरी हवाएं भी चलने की आशंका है। फिल्म कबीर सिंह का मशहूर गाना बेख्याली एक बार फिर से विवादों में आ गया है। म्यूजिक डायरेक्टर अमाल मलिक ने सिंगर कंपोजर जोड़ी सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर पर धुन चुराने के गंभीर आरोप लगा दिए, जिस पर इस जोड़ी ने अपने पक्ष में सबूत पेश करते हुए कई नए सवाल खड़े कर दिए, जिससे मामला अब और गर्मा गया है। अमाल ने एक इंटरव्यू के दौरान कबीर सिंह के सुपरहिट गाने बेख्याली को लेकर यह दावा किया था कि यह गाना उन्होंने बनाया था, जिसे चुरा लिया गया। अब सचेत परंपरा ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है और अमाल मलिक के दावों का जवाब इस वीडियो के जरिए वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माफी मांगो वरना कोर्ट में केस कर देंगे। Hi everyone, we Sachet and Parampara, and this is regarding something which is which has become very serious now. This is regarding Mr. Amal Malik, जो actually हमें कभी लगा नहीं था कि हमें ये सब चीज़ें क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी, but this is something that we purely created. बेख्याली के बारे में बात हो रही है, जो कि कुछ टाइम पहले आई थिंक मिस्टर अमाल मलिक क्लेम करते हैं कि उन्होंने बनाया है, या फिर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि डायरेक्टर ने उनको आके बोला कि तुम्हारा गाना तो कॉपी हो गया है, विच इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। और ये गाने आप दिखा सकते हैं कि हमारे पास वी हैव ऑल द चैट्स विद अमाल मलिक, वी हैव ऑल द चैट्स विद कबीर सिंह टीम, बिकॉज द एंटायर कबीर सिंह टीम was there when we created this song. उनके साथ पूरे गाने का प्रोसेस हुआ है. Every melody, every composition, every arrangement, every lyrics was done when the entire team was there, and it is purely a Sachet Parampara original composition. And then one more thing which he is claiming कि जो फेवरेट्स हो जाते हैं किसी के, वो जो लेबल के साथ मिलके, हम तो टी सीरीज के साथ थे भी नहीं, हमने कभी भी we were never part of T series before this ये Kabir Singh happened. And I think he was part of T series. Yeah, he was signed with T series since 2015 if we are not wrong. तब से वो उनका ये क्लेम करना है कि उनका गाना किसी ने व्हाट्सएप पे भेज दिया और किसी ने हमें सुना दिया होगा और all that. We are outsiders. हमें कोई क्यों फेवर करेगा, या हम कहीं बाहर से छोटे टाउन से आए हुए, हमको कोई उनका गाना सुनाएगा और हम उस तरीके से गाना बनाएंगे? Are you serious अमाल मलिक? एंड ऑल्सो अगर मान लेते हैं कि अगर आपका ये कहना है कि अगर हमने आपका गाना चुराया है, तो आप हमें रिलीज के बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कह रहे हैं? And you're the first one who's texting me and saying कि waiting for your song, and ने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया। मुझे, मेरे पास आपका नंबर भी नहीं था अमाल मलिक, आपने मुझे कॉल किया था, आपने मुझे टेक्स्ट किया था टेलिंग मी कि वेटिंग फॉर योर सॉन्ग, एंड देन उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेट करना है और पूछना कि कब आ रहा है आपका डे आफ्टर बेख्याली निकल रहा है आपका। सो देन यू आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी ऑन कि सेंड मी द सॉन्ग टैग्स कि मुझे आप भेजिएगा। तुम लोग बहुत कमाल लग रहे हो इस बेख्याली की वीडियो में, आप मुझे भेजिए, मैं शेयर करता हूँ। तो आप ये सब चीजें अगर पूछ रहे हैं और मांग रहे हैं, उसके बाद यू आर नाउ क्लेमिंग आपका गाना मैंने चुराया है। Just trying to say all these things. I'm so sorry, हमें इस इतने नीचे गिरने पड़ रहा है और इस सारी चीजों को ऐसे बताना पड़ रहा है। What we are trying to actually think is, अमाल आपको क्या जरूरत पड़ रही है सब करने की? And you're saying love it. और अब खबर मेरठ से है, जहां पर स्कूटी ओवरटेक करते वक्त बवाल हो गया। मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे सरे बाजार कार पर दबंगों ने हमला कर दिया। कार में सवार भाई बहन थे, जिनके साथ बदतमीजी हुई, बदसलूकी हुई, उन पर अटैक किया गया। इसी दौरान दबंगों ने कार पर हमला बोल दिया। चालक को पीटकर कार में तोड़फोड़ की गई और इस मामले के बाद जब मामला पुलिस तक पहुंचा, ये वीडियो वायरल हुआ, तो एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकियों की तलाश की जा रही है। ये जो आरोपी हैं, जो इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मेरठ के कुछ लॉ के छात्र हैं,
जिन्होंने मेरठ की एक काफ़ी भीड़भाड़ वाली मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है, वहाँ पर इस तरह से मारपीट की है। वहाँ पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इन हंगामे को रोकने की कोशिश नहीं की। इस दौरान काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। ये लोग मिलकर उन भाई बहन को बुरी तरीके से पीटते रहे, उनकी कार के बोनट पर जा चढ़े, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, काफ़ी देर तक बदसलूकी करते रहे। करीबन 15 से 20 मिनट तक इन लोगों का ये ड्रामा वहाँ पर चलता रहा और उसके बाद ये मौके से भाग निकले थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है और एक्शन लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बाकी के आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। थाना सदर बाजार के फव्वारा चौक के पास कुछ स्कूटी सवार युवकों द्वारा एक कार सवार युवक के साथ मारपीट की गई थी तथा उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे। इस मामले का संज्ञान पुलिस द्वारा लिया गया है। इसमें जानकारी करने पर पाया गया कि स्कूटी सवार युवक और जो कार सवार चालक थे, इनका ओवरटेकिंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद स्कूटी सवार युवकों द्वारा उनका पीछा करके ये घटना कारित की गई है। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें सीसीटीवी के आधार पर एक व्यक्ति की पहचान मुकुल पुत्र अमित त्यागी के रूप में हुई थी। इसमें युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इससे इसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी की जा रही है। जो लोग इसमें सम्मिलित थे उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। सदर थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो के अंदर कुछ दबंग युवक एक कार पर हमला कर रहे थे। आरोप है कि कार के अंदर एक युवती और एक युवक बैठा हुआ था, उनके साथ भी उन्होंने मारपीट की। जब यह वायरल वीडियो न्यूज इंडिया के पास आया तो हमने इसको प्रमुखता से खबर को दिखाया और बार बार दिखाया। मेरठ पुलिस को संज्ञान लेना पड़ा इस खबर का। मेरठ पुलिस ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि हमने 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। टशनबाजी को लेकर ये सारा विवाद हुआ था। जो पकड़े गए छात्र हैं, चारों छात्र जो हैं LLB के छात्र हैं और मेरठ कॉलेज में पढ़ते हैं। फिलहाल मेरठ पुलिस ने चारों को गिरफ्तार करने के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया है। न्यूज इंडिया के लिए मेरठ से सलमान हैदर। पटना पुलिस की गाड़ी ने गलती से यू टर्न ले लिया और वो एक महिला की गाड़ी से टकराते टकराते बची। इसके बाद तो महिला ने जमकर बवाल कर दिया। महिला ने कहा कि अगर उसने गलती की होती तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता, लेकिन जब गलती पुलिस से हुई है तो फिर कुछ नहीं होता है। महिला ने पूछा कि जब आम लोग ऐसा करते हैं तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता है, तमाम तरह की बातें उनको सुनाई जाती है, लेकिन जब वही गलती पुलिस कर रही है तो पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। बीच सड़क महिला ने पुलिस को पाठ पढ़ा दिया। देखिए, बुलाइए, कोई तरीका नहीं होता है और प्रशासन का गाड़ी लगा करके आप इस तरीके से चलाइएगा। अगर हो जाता तो क्या पता कि लड़की गाड़ी चला रही है, ठीक है, और ठोकर के क्या गई है। यहाँ घूमने का है जगह, यहाँ पर है घूमने का जगह। हम लोग घुमाए, हम लोग घुमाए अधिकारी यहाँ से। गाड़ी की तरह जाम लगा, एक चीज आप बताइए, अभी हम लोग गाड़ी घुमाए यहाँ से, गाड़ी घुमाए, क्या तरीका है आपको गाड़ी घुमाने का। अब यहाँ गाड़ी घुमाइएगा वैसे, प्रशासन का लगा करके घूम रहे तक ये क्या तरीका है। अगर हम लोग अभी करते हैं इससे तो क्या करते आप। थाना पर कहाँ लेकर के चलिए, चलिए तो थाना पर। कौन सा राइट बनता है आपको, आप यहाँ गाड़ी, अरे कौन राइट देता है आपको, ये पहले बताइए तो। क्यों वीडियो बंद करें, वीडियो क्यों बंद करें, अभी एक्सीडेंट हो वीडियो क्यों बंद करें, हम ID दिखाएंगे आपको। अगर हो जाता तो आप क्या करती, क्या करती है, अब क्या करती है अभी आप। इधर महाराष्ट्र में सभी की नजरें जुन्नर के विधायक पर जाकर टिक गई। जुन्नर के विधायक हैं, नाम है शरद सोनवणे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वो तेंदुए की ड्रेस पहनकर विधानसभा पहुंच गए। उन्होंने सरकार का ध्यान तेंदुओं के हमलों की ओर और मानव पशु संघर्ष के बीच बढ़ते मामलों की तरफ खींचने के लिए इस तरीके का वेश धारण किया था। इस तस्वीर को जरा आप ध्यान से देखिए। इस तस्वीर को देखेंगे एक बार की तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको दिखेगा पीछे तो भवन है विधानसभा का, लेकिन अचानक से ये कौन है शख्स जो कि इस अजीबोगरीब लिबास में आ गया है। ये जुन्नर के विधायक हैं और इनका ये कहना है कि जिस तरह से जो गाँव के एरियाज हैं वहाँ पर तेंदुए के हमले
बढ़ रहे हैं, मानव और पशुओं के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार इस मामले में कुछ कर नहीं रही है। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि इस मामले में एक्शन हो, वन विभाग इस मामले में एक्टिव हो। इसीलिए एक अनोखे तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया और शेर की, तेंदुए की ड्रेस पहनकर ये विधान भवन पहुंचे और यहां पर अपनी बात इस तरीके से रखकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। इसके बाद बाकायदा इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वहां पर मौजूद पत्रकारों से भी बातचीत की। देखिए क्या कहा अपनी इस बातचीत में उन्होंने। हमारे महाराष्ट्र में जो लेपर्ड है, वो लेपर्ड बहुत चिंताजनक बात है। आज आफत घोषित होना चाहिए पूरे महाराष्ट्र को, बहुत गंभीर बात है। बहुत सारे लोग मर गए और ज्यादा करके ये सब जो गन्ने की खेती है उसमें उनकी पैदाश है, ये पैदाश बिल्ली जैसी होती है, 5-5, 6-6 बच्चे उनको होते हैं और उसी कारण उनकी अभी बढ़त ज्यादा है। मैं 2014 से लेके आज तक इस बात को छेड़ रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को बस वो टाइम पे ध्यान में नहीं आई, लेकिन अभी उनके ध्यान में आ गई है कि कल जो विधान भवन में जो हल्ला हुआ उसके अंदर आधे से ज्यादा जो हमारे जो वहाँ पे जो विधायक है उन्होंने ये बात छेड़ी और आधा घंटा इसके ऊपर बहस हुई। इसी कारण इसको आफत घोषित करना चाहिए गवर्नमेंट को और इमरजेंसी, आफत बोलोगे तो इमरजेंसी घोषित करनी चाहिए और तेंदुआ के लेके या बिबट को लेके। और 2 रेस्क्यू सेंटर, एक रेस्क्यू सेंटर जुन्नर में, एक रेस्क्यू सेंटर जुन्नर में और दूसरा रेस्क्यू सेंटर जो है वो आइला नगर में, 2 बना के उनको आपको ट्रैप करना पड़ेगा, उठा के उनको अंदर डालना पड़ेगा।